1 जनवरी 2024 के साल का पहला दिन था और पूरी दुनिया में न्यू ईयर मनाया जा रहा था। तभी जापान में एक बेहद ही खतरनाक 7.5 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला यानी कि अर्थक्वेक आता है। ये ज़लज़ला सिर्फ एक अकेला नहीं था, इसके बाद भी काफ़ी सारे छोटे बड़े अर्थक्वेक्स आते रहे और कुल मिलाकर एक ही दिन में 155 से ज़्यादा अर्थक्वेक्स आए। जापान में साल की शुरुआत बहुत ही डरा देने वाली थी। जापान के लोगों पर इतना बुरा वक्त आया कि उनको इन बेतहाशा ज़लज़लों के साथ साथ एक सुनामी का भी सामना करना पड़ा। ये सुनामी ज़लज़लों की वजह से उठी, जिसकी लहरों की हाइट तकरीबन 1 मीटर थी और जापान के वेस्ट कोस्ट पे जा टकराई। जापान की एजेंसीज ने एक बहुत बड़ी सुनामी की वार्निंग इशू कर दी थी, लेकिन बाद में इस वार्निंग को लो कर दिया था। लेकिन फिर भी अर्थक्वेक्स पहले ही बहुत तबाही मचा चुके थे। 9 जनवरी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज़ायद लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 100 लोग अभी तक लापता हैं, यानी कि जो अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग्स गिरी उनके मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लेकिन इसके बाद एक और अफसोसनाक खबर सुनने को मिलती है कि 2 जनवरी 2024 जापान एयरलाइंस का एयरप्लेन टोक्यो एयरपोर्ट पर जापान कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज से जाकर टकरा जाता है और दोनों प्लेन्स आग पकड़ लेते हैं, जो एक टेरिबल प्लेन क्रैश का हादसा बन जाता है। कोस्ट गार्ड एयरप्लेन जो कि एयरपोर्ट पर ही खड़ा था, वो ज़लज़ले की वजह से मुतासिर हुए लोगों को रेस्क्यू करने जा रहा था। इस प्लेन में 6 में से 5 क्रू मेंबर्स मारे गए। सिर्फ जहाज़ का पायलट जख्मी हालत में बच गया, जिनकी उम्र 39 साल थी। दूसरा पैसेंजर प्लेन जो कोस्ट गार्ड प्लेन से आकर टकराया था, उसमें 379 पैसेंजर्स थे और सारे पैसेंजर्स खुशनसीबी से बचा लिए गए। पुलिस का कहना था कि पायलट जख्मी हो गए, लेकिन बाकी पैसेंजर्स को सेफली बचा लिया गया। ये अर्थक्वेक, सुनामी और प्लेन क्रैश ने 2 दिनों में पूरे जापान को हिला कर रख दिया। प्लेन क्रैश तो इत्तफाकन हुआ, लेकिन आप भी ये सोचते होंगे कि ये जापान, इंडिया और नेपाल वगैरह में इतने ज़लज़ले यानी कि भूकंप क्यों आते हैं। इसके पीछे का राज बड़ा ही दिलचस्प है और ये सारे राज जानेंगे आप हमारी आज की इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब एंड वेलकम टू टाइकूल टीवी। जापान में ही इतने ज़लज़ले क्यों आते हैं, ये जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी ज़मीन किस तरह हरकत करती है और इसमें क्या एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। ये हैं दुनिया की 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स। हमारी ज़मीन कुछ टुकड़ों से मिलकर बनी हुई है, जिनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ज़मीन के कोर यानी बिल्कुल दरमियान वाले हिस्से से जो हीट प्रोड्यूस होती है, उस एनर्जी की वजह से ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता मूव करती हैं, जो हमें महसूस नहीं होता। लेकिन जब ये प्लेट्स मूव करते हुए आपस में टकराती हैं, तब ही अर्थक्वेक्स आते हैं और हमें ज़मीन हिलते हुए महसूस होती है। अब जो मुल्क इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पर होते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा और सबसे ख़तरनाक अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। जापान की भी यही ख़ास बात है कि जहाँ ये मुल्क सिचुएटेड है, वहाँ 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज आकर मिल रही हैं। यही वजह है कि जब भी ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो इसका जापान पर बहुत असर पड़ता है। इसी तरह नेपाल में बहुत ज़लज़ले आते हैं और उसकी भी यही वजह है कि वहाँ यूरोशियन और इंडियन प्लेट की बाउंड्रीज मिल रही हैं, जिसकी वजह से नेपाल में बहुत ही ख़तरनाक अर्थक्वेक्स आते हैं। पाकिस्तान के एक छोटे से शहर सिब्बी में भी काफ़ी अर्थक्वेक्स पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के कॉर्नर्स आकर जुड़ रहे हैं। ये है पैसिफिक प्लेट और आप जो इसकी बाउंड्री पर रेड मार्क्स देख रहे हैं, ये वो एरियाज शो कर रहे हैं जहां अर्थक्वेक्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है और ज़्यादातर वोल्केनोज भी इन्हीं एरियाज में मिलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता है जहां से ज़मीन के अंदर मौजूद हीट एनर्जी और लावा उभर कर बाहर निकलता है। आपने शायद ही कहीं सुना होगा कि सऊदी अरब में ज़लज़ला आया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ कभी ज़लज़ला आया ही नहीं। सऊदी अरब में भी अर्थक्वेक्स आते हैं, मगर उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब अरेबियन प्लेट के बिल्कुल सेंटर में आता है। सो जब ये प्लेट हिलती होगी तो उसकी बाउंड्रीज पर मौजूद मुल्कों में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती होगी और सऊदी अरब में बहुत कम। अब आपको ये तो समझ आ गई होगी कि अर्थक्वेक्स क्यों और कैसे आते हैं और कुछ ख़ास मुल्कों में ज़्यादा क्यों आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जापान कोई गरीब या फिर छोटा मुल्क तो है नहीं।
जापान अच्छा खासा वेल डेवलप और एडवांस कंट्री है, इसीलिए इस मुल्क ने इन अर्थक्वेक्स और सुनामी जैसे डिजास्टर से बचने के लिए बेशुमार कोशिशें की हैं, जिनमें इन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है, क्योंकि जापान की गवर्नमेंट को पता है कि उनको किन किन आफतों का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए उन्होंने सेफ्टी पर कोई कसर नहीं छोड़ी। अर्थक्वेक से बचने के लिए इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे बनाए हैं कि वो अर्थक्वेक के टाइम सेफ रहें। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें बिल्डिंग की वॉल्स, पिलर्स और बेस वगैरह की मिनिमम थिकनेस फिक्स कर दी गई। दूसरा स्टैंडर्ड था जिसमें बड़ी बिल्डिंग्स की बेस के नीचे मोटे मोटे रबर मैट्स लगाने का कहा गया, जो अर्थक्वेक्स की मूवमेंट को एब्जॉर्ब कर ले ताकि बिल्डिंग को काफ़ी हद तक सेफ रखा जा सके। तीसरा और सबसे एडवांस तरीका ये था कि बिल्डिंग्स के नीचे ऐसे एब्जॉर्बर्स लगाए जाएं कि वो बिल्डिंग को स्टेबल रख सकें, यानी कि उनमें ऐसे शॉक्स इंस्टॉल होते थे जो ग्राउंड के हिलने के बावजूद भी बिल्डिंग को एक जगह स्टेबल रखते थे। जापान के इस टावर में भी ये एडवांस स्टैंडर्ड ही इस्तेमाल किया गया। इसका नाम है स्काई ट्री, जो 2011 के 9.0 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक को भी बर्दाश्त कर गया और आज तक बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। आज भी प्रॉपर इंजीनियरिंग की क्लासेस होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपनी महारत से बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के मॉडल्स बनाते हैं ताकि इससे भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी मिल सके और जापान आगे आने वाले डिज़ास्टर से बच सके। अर्थक्वेक से बचने के साथ साथ सुनामी से बचने के भी बहुत से तरीके अपनाए गए। समंदर के करीब दरख्त लगाए गए ताकि सुनामीज का फोर्स और प्रेशर इन दरख्तों से टकरा कर टूट सके। इवैक्यूएशन टावर्स बनाए गए ताकि सुनामी वार्निंग मिलते ही सब लोग इन टावर्स पर चढ़ जाएं और सुनामी से बच सकें। समंदर के साहिल पर वॉल्स बनाई गईं, लेकिन वो 2011 के सुनामी में कामयाब ही न हो सकी। और भी बेशुमार तरीके हैं जिनको अप्लाई करके जापान सुनामीज और अर्थक्वेक से अपने आप को बचाता है। अगर जापान की जगह कोई और मुल्क होता तो वो इतने बड़े अर्थक्वेक से बिल्कुल न बचता। जहां पर इस अर्थक्वेक से जापान में 200 से ज़ायद लोग मारे गए हैं, अगर यहाँ कोई और मुल्क होता तो उसमें शायद हज़ारों की तादाद में लोग मरते। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो टाइकूल टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।